अभी के जो हालात हैं, क्या आपको लगता है कि इन हालात में जब ये सारे प्रोडिक्शंस हैं कि थर्ड वेव जो है वो फरवरी में ही आएगी या जनवरी से फरवरी के बीच में होगी, आपको लगता है कि चुनाव ठीक ठाक तरीके से हो पाएंगे? क्या ये पॉसिबिलिटी दिखती है आपको? अब देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला ले लिया है चुनाव कराने का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत बड़ी उसमें अच्छी बातें भी कही और उसमें उन्होंने ये बताया कि कितने लोगों को सेकेंड डोज लगा है यूपी में और दूसरे 4 स्टेट्स में। अब जब बिगल बच चुका है इलेक्शन का, तो अब मैं नहीं समझता कि एज अ पॉलिटिशियन, एज अ बहैसियत एक पार्टी जो इलेक्शन लड़ने जा रही है, अब हमको शिकायत हम कर सकते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। तो अब हमको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और पूरी कोशिश करना पड़ेगा। हाँ, थोड़े हालात ठीक नहीं है, मगर अब इसमें जैसा भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं वो आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं आपका एक ट्वीट में तो आपने शिकायत की है। आपने लिखा है कि ECI मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि फ़िज़िकल रैलीज़ को और पदयात्रास को और जो पब्लिक इंटरेक्शन होता था इलेक्शंस में, जो हर भारत के चुनाव की एक सबसे अहम चीज़ होती थी, पॉलिटिकल पार्टी और उसके कैंडिडेट के मैसेज कन्वेइंग करने का, अब जब उस पर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी है 15 जनवरी तक, तो हमने ECI को ये कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में 100 इंटरनेट सब्सक्राइबर्स पर सिर्फ 39 लोग हैं, जो सबसे लोएस्ट है इंडिया में। और वहीं पर NSS का डेटा है कि खाली 4% रूरल हाउस होल्ड यूपी में इनके पास कंप्यूटर है और ख़ाली 11% लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी है यूपी में, और 19% यूपी के दौलतमंदों के पास इंटरनेट है और सिर्फ 6% गरीब आवाम के पास है। वैसे अगर आप देखेंगे सर, 50% महिलाओं के पास अर्बन उत्तर प्रदेश में कभी इंटरनेट यूज़ नहीं किया, ये गवर्नमेंट का डेटा है। और 76% गाँव के महिलाओं ने कभी इंटरनेट यूज़ नहीं किया, और अर्बन एरिया में 54% मेन ने कभी इंटरनेट यूज़ नहीं, खाली एक मरतबा इंटरनेट यूज़ किया है। और 46% महिलाओं के पास अर्बन एरिया में उनके पास मोबाइल फ़ोन है। तो ये सब देखते हुए तो यकीनन एक डिजिटल डिवाइड तो है। और साथ ही साथ हम तो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने मैं उनका शेर ही दोहरा देता हूँ आपके प्रोग्राम में कि CEC साहब ने कहा था कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस 15 जनवरी के बाद गौर करेंगे और कम से कम एक 500 जनता के साथ एक पब्लिक मीटिंग करने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो तमाम 500 जनता मास्क हो, मास्क पहने हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बंगाल अगर में आपने कैंपेनिंग की थी, आपने पूरी ताकत झोंकी थी। बंगाल में कोरोना के बाद, बल्कि चुनावों के बाद 900% केसेस बढ़ गए थे। यहाँ पर आप डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, इस डिजिटल डिवाइड से किसको फायदा होगा? किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या फायदा हो सकता है इससे? देखिए, जहाँ तक बंगाल की बात है, मैं आपके देखने वालों को और आपको क्लैरिफाई कर दूं कि MIM पार्टी सिर्फ वहाँ पर 6 सीट पर लड़ी थी और हम लोग पहली मर्तबा लड़े थे। हमारा संगठन भी कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। हम यूपी में पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। म्यूनसिपल इलेक्शन में कई, हमारे ज़िला परिषद में हमारे 29 के करीब लोग जीते हैं। जहाँ तक डिजिटल डिवाइड की बात है, तो ये बिल्कुल सच है। यूपी में खुद डिजिटल डिवाइड है। जो मैं यूपी में ऐसे कई 80 एरियाज़ हैं जहाँ बिल्कुल अब ग्रे या ब्लैक एरियाज़ हैं। आप मेरे साथ चलिए आज़मगढ़ को, वहाँ पर आपका अगर आईफोन है तो फेस टाइम काम नहीं करता, आपकी बात नहीं कर सकते। तो अब ये देखिए ना कि अगर इलेक्शन आप लड़ रहे हैं तो हम तो यही करें कि फ्री एंड फेयर का मतलब ये होना चाहिए, ये होता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और मुझे यकीन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर सर, एक मिनट, मैं इस बात का नोटिस लेंगे और एक लेवल प्लेइंग फील्ड। ये डिजिटल डिवाइड से तो फिर इक्वली सबको नुकसान होगा ना सर? अब देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है।
मगर इलेक्शन तो अब लड़ना है, और अगर जब उत्तर प्रदेश की जनता अपने पसंद और नापसंद का इजहार ज़रूर करेगी, और उसके लिए जो कम्युनिकेटिंग के जो टूल्स हैं, चाहे वो जनसभा हो, चाहे पदयात्रा हो, या फिर सोशल मीडिया हो, या फिर आपका जो LED के गाड़ी होती हैं और आपके टेलीफोन कॉल्स होते हैं, पदयात्रा होती है, तो अब ये हमको देखना पड़ेगा एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि हम इलेक्शन कमीशन के रेगुलेशंस और गाइडलाइंस के तहत हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, तो ये तो देखना पड़ेगा। मगर अब इसमें देखिए, अब समंदर में कूदकर अब समंदर की गहराई से क्या शिकवा करेंगे। अब तो आगे बढ़ चुके हैं, तो हम तो उम्मीद करेंगे ECI इस पर दोबारा गौर करेगा और कोई अच्छा फैसला लेगा। लेकिन समंदर की गहराई को आप पिछले 5 साल से आंक रहे हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया। अगर यूपी के चुनाव समंदर है, मैं आपसे समझना चाहूँगा ओवैसी साहब, एक मुझे याद है आप अक्सर बोला करते थे कि लैला इंतज़ार कर रही है लेकिन कोई मजनू है नहीं। राजभर साहब अलग चले गए, अखिलेश जी साथ नहीं आना चाहते, मायावती आपके साथ नहीं आना चाहती। आप यूपी की पॉलिटिक्स में क्यों इतने आइसोलेटेड से हैं? कोई आपके साथ क्यों नहीं आना चाहता है? देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक खुदा की इबादत करने वाला हूँ जो ज़मीन व आसमान का खालिक है। तो मुझे अपने रब पर पूरा अटूट भरोसा है, और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको, हमारे कैंडिडेट्स को अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोटों से नवाज कर कामयाब करेगी। तो आप ज़रा रुक जाइए, इतनी जल्दी मत करिए, देखिए आगे क्या होता है, किससे अलायंस होता है या नहीं होता है, ये तो वक्त तय करेगा। और आइसोलेट हो जाएंगे, ये बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी आइसोलेटेड है तो जितनी जनसभाएं, पॉलिटिकली अलायंस के लिहाज से, मैं आइसोलेट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल अलायंस के हिसाब से आइसोलेशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, अगर आप पॉलिटिकल अलायंस को आपके लिए बैरोमीटर है, तो फिर 2019 में तो समाजवादी और BSP का अलायंस तो बड़ा फॉर्मिडेबल था। उनको तो स्वीप कर देना चाहिए था, लोकसभा के चुनाव नहीं स्वीप कर पाए। अगर आप जाएंगे 2017 के विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के, तो फिर कांग्रेस और सपा रूलिंग पार्टी थी, फिर भी वो लोग हार गए। अगर आप पिछले चले जाएंगे 2007 में, तो फिर BSP एक फॉर्मिडेबल कास्ट कॉम्बिनेशन साथ था कि पूरे ब्राह्मण समाज के लोग उनके साथ हैं, सब बोला जाता था। तो देखिए, ये बोलना गलत है। एंड ऑफ द डे भारत की जनता ये तय करती है कि किसको वोट डालें, किसको वोट ना डालें। हाँ, कागज़ के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे साथ ये हैं, मेरे साथ वो हैं, मगर अब समाजवादी के साथ जो लोग हैं, उनके ताल्लुक से तो कल खबर आई कि वो BJP से भी बात कर रहे हैं। तो अब नहीं मालूम क्या क्या रंग क्या रंग बदलता है आसमान। आपके साथ भी थे वो पहले, और वो आपका भी साथ छोड़ चुके थे, इसीलिए मैंने पूछा कि आपके साथ कोई क्यों नहीं आ रहा। बहरहाल, जिनको आपने आइसोलेशन का जिक्र किया, अब मैं उसकी बात करता हूं। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि यूपी में जो मुस्लिम समाज है उसकी हालत बहुत दयनीय है, और आपने उसका पूरा डेटा दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे वो डेटा अच्छी तरीके से आपने एक एक डेटा बताया, गवर्नमेंट जॉब्स का बताया, आपने सारी चीजें बताई। मैं ये जानना चाहता हूं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपका असेसमेंट क्या है इसके लिए? जिम्मेदार देखिए, किसी कास्ट या किसी कम्युनिटी में अगर उसकी बदहाली, उसकी बर्बादी और उसके पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, सोशल, हेल्थ इंडिकेटर्स अगर नीचे हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के तमाम इंडिकेटर्स हमारे दलित भाइयों से और हमारे OBC हिंदू भाइयों से कमतर है। ये एम्पिरिकल डेटा है। तो इसका ज़िम्मेदार यकीनन BJP है, इसका ज़िम्मेदार समाजवादी पार्टी है, क्योंकि उन्होंने भी सत्ता में उनको 5 साल मिले, उससे पहले BSP है। क्योंकि ये जो गिरावट आती है, ये तो सिर्फ चंद साल की नहीं है, तो कंटिन्यूस आप मुसलसल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मुसलसल उस समाज से इंसाफ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं 80 और 20 की। मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपने अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आपकी आइडियोलॉजी है, तो बताइए उत्तर प्रदेश में 5% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नौकरियाँ क्यों हैं? और ये बता दीजिए कि आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में जो पोस्ट थे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 149 OBC के थे, खाली 4% मुसलमान, बल्कि मुस्लिम से बहुत ज़्यादा OBC भी हैं।
आप ये देखिए कि अगर 1834 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स हैं तो खाली 5.7% अपॉइंटमेंट होता है। बैंक्स, अच्छा योगी सरकार बताए, मोदी सरकार बताए कि जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर आपने बैंक्स और एटीएम क्यों नहीं खोले? ये भी डेटा तो कहता है ना। अच्छा डेटा ये भी कहता है कि गाय के नाम पर आप मुस्लिम माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं। सबसे कम गाय और भैंस मुसलमान के पास है, बकरियां और बकरे ज़्यादा हैं। कौन कौन सा डेटा आपके सामने रखेंगे? अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट ओबीसी और दलित से ज़्यादा मुसलमानों में 5.69% अनएम्प्लॉयमेंट है। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूँ। आप तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा देंगे तमाम पार्टीज लोग, भाई रूलिंग पार्टी आप हैं। समाजवादी 5 साल हुकूमत की, मुलायम सिंह यादव साहब 3 मरतबा मुख्यमंत्री बने, बहन जी मुख्यमंत्री बनी। आप जिस समाज का वोट लेते हैं आपने उसके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया और पॉलिटिकली आप उनको बिल्कुल आइसोलेट करके रख दिए कि अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम बाजू हट कर रहो। हद तो ये हो गई कि मंच पर अगर कोई 10 साल का एमएलए जाता है तो उसको ढकेल दिया जाता है। नहीं, लेकिन तो यही तो हम बता रहे हैं कि भाई साहब ये आईना दिखा रहे हैं इन लोगों को। आप आईना दिखा रहे हैं, लेकिन आप किस पोजीशन से आईना दिखा रहे हैं, सवाल खड़ा ये होता है। क्योंकि अगर आप यूपी की बात कर रहे हैं, मैं आपको हैदराबाद की बात बता देता हूं। हैदराबाद में अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो पुअरेस्ट 20% में तेलंगाना के मुस्लिम्स आते हैं, ये खुद वहां के इकोनॉमिस्ट आमिर उल्लाह खान साहब कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो 20% की जो पॉपुलेशन है बाकायदा, और ये पूरा आर्टिकल उन्होंने छापा है कि वो जो है वहां पर पुअरेस्ट आते हैं। इतना ही नहीं, जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं यूपी में मुसलमानों की, 63% हैदराबाद मुस्लिम्स आर पुअर, एक सर्वे में ही आया है। तो और ये 2020 का सर्वे, अभी मैंने आपको 2021 की बात कही। एक मिनट सर, एक सेकंड। मैं आप सुन रहा था, मैं आपको रोका नहीं। मुस्लिम्स का जो हैदराबाद सिटी स्लम्स में, आप जरूर बोलिए, हैदराबाद में सिटी स्लम्स में जो मुस्लिम जरूर बोलिए, उनका वर्स्ट हालात हैं, उनका वर्स्ट हालात है। और उनका जो 6.1% मुस्लिम सर्वे जो किए गए, उसमें उनकी सैलरी जॉब जो है वो तो बहुत ही बुरा है। हैदराबाद का तो अपने आप में हाथ बहुत खराब है। अगर मुसलमानों की बात की जाए, आप यूपी की बात कर रहे हैं, पहले वहां जहां से आप आते हैं, जहां से आप जहां पावर ऑफ अथॉरिटी लेकर आते हैं, वहां पर तो हाल है अपने आप में खराब है सर। तो यूपी की बात कैसे करेंगे सर? आप असल बात तो बोले ही नहीं। आप वो जो स्टडी जो करवाई गई थी, कौन करवाया स्टडी? उस स्टडी को करवाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी था। सीडीपीपी के पास हम ही तो बैठकर गए थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने दलित बंधु स्कीम शुरू की टीआरएस में, जिसमें एक दलित परिवार को वहाँ पर हुकूमत 10 लाख रुपए दे रही थी और उसका था क्राइटेरिया पॉवर्टी। हमने ये स्टडी करवाकर स्टेट गवर्नमेंट को बताया कि सर, जब आप दलित भाई बहनों को दलित बंधु स्कीम में एक परिवार को पैसे दे रहे हैं तो ये हमारा डेटा है। अब रहा सवाल, एक और रिपोर्ट है जिसका आप जिक्र करना भूल गए, सुधीर कमीशन का। सुधीर कमीशन ने हैदराबाद में एक बहुत बड़ा स्लम है भोलकपुर, जहां पर एमआईएम का कॉरपोरेटर है। मैं आपको दावत दूंगा कि आप आकर देखिए। वहां पर उस रिपोर्ट में लिखने के बाद 10 करोड़ की ड्रेनेज लाइन, 10 करोड़ की वाटर लाइन डाली गई, हाउसिंग का काम वहां पर शुरू हो चुका है। तो सर देखिए, अगर हम कोई रिपोर्ट निकालते हैं ना तेलंगाना में, तो सिर्फ अखबार की जीनत बनने के लिए नहीं निकालते, उसका फॉलोअप होता है। और एक बात, तेलंगाना में 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां 6th क्लास से 12th क्लास तक रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप मुझे बताइए ये कहां पर हो रहा है? एक मिनट सर, हमारे सिर्फ 7 एमएलए हैं। मैं आपको लेटेस्ट, सुनिए सर आपने लेटेस्ट बताया। एक मिनट, मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, जो एकदम लेटेस्ट जानकारी है, जो अभी 27 सितंबर 2021 की रिपोर्ट है सियासत डेली में, उसमें इकोनॉमिस्ट आमिर उल्लाह खान साहब ने कहा कि तेलंगाना के जो मुस्लिम्स हैं वो 20% की कैटेगरी में हैं। मैं ये देखिए, मेरा सवाल ये है, स्टडी करवाई थी ओवैसी साहब, आपके सवाल का जवाब, ओके बोलिए। आपके सवाल का जवाब दे देता हूं मैं। ये स्टडी एमआईएम पार्टी ने सीडीपीपी के जरिए करवाई। इस स्टडी को हमने करवाकर जो गवर्नमेंट की दलित बंधु स्कीम में तेलंगाना में एक दलित परिवार को 10 लाख रुपए सरकार दे रही है, तो हमने कहा कि मुसलमानों में ये जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको बीपीएल कहते हैं, इनको आप दीजिए। और हमने पूरा डेटा बनाकर उसको दिया।
असेंबली में हमारे एमएलएज ने इसका डिमांड गवर्नमेंट से किया, किसी भी और पार्टी के एमएलएज ने नहीं किया। ये स्टडी करवाने वाली के पार्टी का नाम एमआईएम पार्टी है और उस शख्स का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो जब हम खुद बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? ताकि मालूम हो जाए सरकार को। और दलित बंधु में जब आप एक दलित फैमिली को पैसे दे रहे हैं तो मुसलमानों को दे रहे हैं। सुनिए आप जहां प्लीज गो अहेड, हाँ बताइए। अब अच्छा, और एक बात, ये स्टडी कौन, ये यूपी की स्टडी किसने करवाई? जो मेरे हाथ में किताब है, ये भी तो एमआईएम पार्टी ने करवाई ना, ये भी तो हम करवा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप मुझे लेटेस्ट डेटा बता दीजिए जो एम्पिरिकल बैकवर्डनेस का यूपी के मुसलमानों का हो। अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं यूपी मुसलमान को तेलंगाना के मुसलमान के साथ, तो मत करिए सर, शर्मिंदगी हो जाएगी आप तमाम लोगों को। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही मिसाल दे रहा हूं, 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां। मैं देखिए, मैं तेलंगाना, आप मुझे यूपी का बता दीजिए, मैं आपको तेलंगाना से बता देता हूं। एक एनजीओ है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, और ये मेरा इस विषय पे आखिरी सवाल, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि 2-3 और बड़े महत्वपूर्ण चीजें पूछनी हैं। उसका ये कहना है 2020 में उसने ये कहा है कि बकायदा जो 63% मुस्लिम्स हैं सिटी में, और उन्होंने जिक्र किया हैदराबाद में, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। देखिए, मेरा सवाल क्या है ओवैसी साहब कि आप जहां से आते हैं वहां पर आपकी प्रेजेंस से बहुत रैडिकल चेंजेस अगर आए हो तब आप ये सवाल उठाइए। अगर रैडिकल चेंजेस नहीं आए और अगर आप सिर्फ सवाल ही उठाने की पोजीशन में हैं तो आप वो वहां पर भी उठा रहे, सर्वे यहां पर भी करें, क्या फर्क पड़ेगा? आपकी प्रेजेंस से क्या फर्क पड़ेगा? सुनिए, हमारी प्रेजेंस, शायद आप हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन वाले एक एनजीओ है, मगर आप ये बताइए कि एमआईएम पार्टी 2 हॉस्पिटल्स चलाती है। बताइए कि 600-700 रुपए में किसी का डायलिसिस होता है कहीं भारत में? किसी की डिलीवरी होती है प्रेगनेंसी में? यानी लो लॉस नो प्रॉफिट पर दोनों हॉस्पिटल चलते हैं। आप बताइए कि हमने हैदराबाद में 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स कोविड सेकेंड वेव में हमने फ्री में बांटे। मैं खुद 100-150 के करीब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम लोग फ्री में दिए। टेलीमेडिसिन शुरू किए। सर, आप अगर आपको देखना है ना तो आप कभी तशरीफ लाइए हैदराबाद को, हम दिखा देंगे आपको। मैं इस डेटा का इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर इस डेटा की बुनियाद पर जो हमने काम किया है वो आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, चलिए अब मैं वहां से निकल के वापस यूपी में आता हूं। लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है, 80-20 की हो चुकी है। योगी जी का ये ट्वीट आया, योगी जी का ये कहना था, इसका मतलब क्या है? आप इसको कैसे आकरें? 80% और 20% उन्होंने अपना 80% जो भाजपा के साथ हैं और वो विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, और 20% जो हैं वो विपक्ष के साथ हैं। क्या आप इसमें कोई हिंदू या मुस्लिम एंगल देखते हैं 80-20 में? नहीं, मैं तो मेरा मानना यह है कि योगी राज में, जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दीजिए आप हिंदी चैनल पर, राज के माने यह है योगी राज के कि आर से रुश्वत, ए से आतंक अपराध और जे से जातिवाद। ये यूपी में हो रहा है ना। और बाबा जो है वो ठाकुरों के नेता हैं। कितना % है ठाकुर? दैनिक भास्कर अखबार ने कहा कि करीब 50% बाबा के दौर में ब्राह्मण और ठाकुर लोग डीएम हैं और सिर्फ 5% दलित और समाज के हैं। तो ये तो खुला बता रहा है ना कि वो अगर बात कर रहे हैं तो इनकी बात कर रहे हैं, अपर कास्ट लोगों की बात करते हैं, ठाकुर और ब्राह्मण की। इसीलिए अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से नहीं हटा जाता है। तो अब अपने ठाकुरवाद को कवर करने के लिए, क्योंकि 5 साल पहले बीजेपी ने ओबीसी हिंदू भाइयों से कहा था कि हिंदू एकता के नाम पर वोट दो, मगर उन ओबीसी हिंदू भाइयों को हिंदू एकता के नाम पर ठाकुरवाद मिला, और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सेकुलरिज्म और समाजवाद के नाम पर यादववाद मिला। तो ये समझने की ज़रूरत है। अब वो क्या क्या बोलते हैं, बोले जाते हैं, बके जा रहा हूँ जुनू में, क्या क्या तो बोलते हैं बेचारे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए यहाँ पर, क्योंकि ये बात शुरू हुई है, मथुरा को लेकर भी जिक्र आया, और जिसमें दम होगा वो कर लेगा। मथुरा के ये जो जिक्र आया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे कोई ताजुब नहीं है इस तरह की बयानात पर, स्टेटमेंट पर। मुझे ताजुब इस बात पे हुआ कि जब प्रधानमंत्री काशी गए तो उन्होंने अपनी स्पीच में भारत के हर कोने में जो
तारीख़ी हिंदू रिलीजन के मंदिर हैं उनका जिक्र किया और जैन मंदिरों का जिक्र किया, जिसका जिक्र हिलाल साहब जो स्कॉलर हैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में किया कि प्रधानमंत्री को चाहिए था कि भाई दूसरे मज़हब के भी तारीख़ी मुक़ामात हैं ना भारत में, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, हमारे सिख भाई हों, प्रधानमंत्री जिक्र ही नहीं करते। देश का प्रधानमंत्री तो सब मज़हब के मानने वालों का प्रधानमंत्री, जो मज़हब को नहीं मानता उसका भी प्रधानमंत्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं सिर्फ एक आइडियोलॉजी से। वो बड़ी अफसोसनाक बात है, ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप मंच से ये कहते हैं और जब आप ये कहते हैं कि योगी मोदी चले जाएंगे पुलिस को लेकर, तब क्या करोगे? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या आपको लगता है ऐसा कहना चाहिए? क्या ये एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं है, भड़काने वाला स्टेटमेंट नहीं है? देखिए, आप लोग भी जो है ना बीजेपी आईटी सेल के साजिश का शिकार हो गए। हमारी कानपुर में 44 मिनट की तकरीर में 45 मिनट का एक वीडियो निकाल कर डाले। हमने उसके जवाब में पूरा 1.5 मिनट का वो वीडियो जो क्लिप डाला। क्या उसमें हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ हमने कहा? शर्म आनी चाहिए उन बीजेपी वालों को जो इस तरह की झूठ लिखते हैं। वहाँ पर एक 80 साल के बूढ़े मुसलमान की दाढ़ी को लोचा गया था किसी एक थाने में, उस पर पेशाब कर दिया गया। हमने कहा कि भाई इसको एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप? सरकार क्यों सपोर्ट कर रही है इन लोगों को? क्या देखिए, अंग्रेजी कहावत है, पावर इज़ नॉट इटर्नल। क्या आप समझ रहे हैं कि हमेशा बीजेपी पावर में रहेंगी? भाई नेहरू का दौर देखे, इंदिरा गांधी का दौर देखे, राजीव गांधी का देखे, नरसिम्हा राव का देखे, देवे गौड़ा का देखे, गुजराल साहब का देखे, सबका दौर देखे हैं। जो इसका पावर इटर्नल होता है क्या? नो, पावर किसी के पास रहता नहीं है ना। क्या गारंटी से कह सकेगा कि जिंदगी भर बीजेपी सरकार में रहेगी या जाएगी ना? प्रधानमंत्री आजकल नहीं रहेंगे। यही तो कुदरत का कानून रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक बूढ़े शख्स से इंसाफ नहीं हो रहा है और सरकार उन पुलिस वालों को बचा रही है, तो उसमें बुरी बात क्या है? ठीक, एग्रेसिव नहीं तो क्या करूं मैं? फूल जाके दूं उन लोगों पुलिस वालों को कि भैया आप और 80 साल के लोगों को मारिए? थी आपका जो कहने का अंदाज था, उससे तो मैसेज अलग गया। बहरहाल मैं आपसे, क्योंकि समय आपके पास कम है, मुझे बताया गया, एक सवाल आपसे अगर जवाब देना चाहें आप। सर एक मिनट सर, आप पॉस्चरिंग की बात कर रहे। योगी आदित्यनाथ के ऊपर बैठे हुए, मंच पर बैठे हुए एक शख्स ने उनके सामने खड़े होकर तकरीर करते हुए कहा था कि मुस्लिम औरतों को उनके खबरों से निकालकर उनकी बलात्कार किया जाएगा। आज वो शख्स समाजवादी में है। वो क्या पॉस्चरिंग है? अब आप बोलिए कि मियाँ अब्बा क्या है, वो क्या पॉस्चरिंग है? खबरस्तान शमशान क्या पॉस्चरिंग है? मैं तो एक नाइंसाफ़ी का जिक्र कर रहा हूँ और उस पर सब चिराग पा हो जाते हैं। ठीक है, आप क्या इस पे कमेंट करना चाहेंगे कि सपा से टिकट पाने के लिए पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हुई थी हत्या, ऐसी खबर आई है। पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी और दामाद के साथ 6 गिरफ्तार हुए। क्या आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, अफसोसनाक बात है कि उनका कत्ल हुआ, उनका मर्डर हुआ, मगर उससे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब अखिलेश यादव गोंडा जाते हैं और उनको इतनी भी तौफीक नहीं हुई, इतना भी उनको ख्याल नहीं आया कि एक ट्वीट कर देते जिसकी वाइफ चेयरमैन है वहाँ की तुलसीपुर की, उसका मर्डर हो गया। कोई समाजवादी के लोग नहीं जाते, हमारे एमआईएम पार्टी के लोग गए, बावजूद इसके कि वो समाजवादी के हैं, मगर हमको इस बात का गुस्सा है कि उनका मर्डर कैसे हुआ। योगी राज में तो आए दिन लोगों का मर्डर हो रहा है, और ना अखिलेश यादव को उसकी फिक्र है। हाँ, अगर उसका नाम कुछ और होता तो योगी भी पहुंच जाते और अखिलेश भी पहुंच जाते, जैसा कि गोरखपुर में हुआ था। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ भी पंजाब में हुआ, उस पर जो आपका कमेंट था, वो कमेंट आपने उनका सपोर्ट करते हुए दिया है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री आज मोदी हैं, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, मगर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी तो ज़रूरी है ना। उस सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है, और वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और कांग्रेस ने तो बीजेपी को एक हैंडल दे दिया, पॉलिटिकल हैंडल दे दिया इस तरह की मिसकम्युनिकेशन करके वहाँ पर। और उसके बाद आप क्या देखते हैं कि 2 दिन तक आपका चैनल भी माशाल्लाह खूब दिखाया उसको। अब उससे क्या मैसेजिंग हो गया? तो यही एक कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है उनकी,
कि सेल्फ गोल करने में, और बल्कि पैर में नहीं बल्कि अपने हाथ और पैर में गोली मारने के माहिर हैं लोग। मगर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कमेटी बना दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी उसमें आ गया है, अब सब सामने आएगा। देखिए पूरे देश के सामने सब चीज़ें सामने आएगी। ओवैसी साहब, क्योंकि हम लोगों ने बात की एग्रेशन की और बहुत सारी चीज़ों की, असम के मुख्यमंत्री कहते हैं, और ये बड़ी अजीब सी की बात थी कि उनका कहना था कि आपकी तुलना बाबर से और औरंगज़ेब से की। कहते हैं कि भारत को निज़ाम की हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, ओवैसी भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जहाँ पर वो हमेशा कहते हैं कि मुझे इंडिजिनियस मुसलमान से मतलब नहीं है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी इंडिजिनियस मुसलमान नहीं है? उस्मान अली ख़ान बहादुर इंडिजिनियस मुसलमान नहीं है? देखिए, जो हरिद्वार में और छत्तीसगढ़ में जो धर्म संसद हुआ, वहाँ पर तो जेनोसाइड और नरसंहार की बात हुई। तो वो लोग मुस्लिम जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना आकर बोल रहे हैं कि ओवैसी को मिटा दिया जाएगा। तो दोनों की ज़बान एक ही है। बीजेपी मिटाने की बात करती है, बीजेपी ज़िंदगी देने की बात नहीं करती है ना, बीजेपी बचाने की बात नहीं करती, बीजेपी सिर्फ मिटाने की बात करती है। तो ये जनता देख रही है देश की कि एक आसाम का मुख्यमंत्री आकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कह रहा है कि उसको मिटा देंगे। तो मिटाइए आप। मैं क्या कोई चिराग हूँ कि फूकने से बुझ जाऊँगा मैं? इनको फैसला करना पड़ेगा। आपने ये क्यों कहा, और ये मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ इससे, क्योंकि पोस्ट इलेक्शंस अगर कुछ और तब्दीलियाँ होती हैं तो फिर ये सवाल सामने आएगा ही आएगा। आपने ये क्यों कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कि उनके ख्वाब में भगवान तो आते हैं लेकिन मुसलमान और उर्दू का डेवलपमेंट नहीं आता? ये क्यों कहा आपने? देखिए, एक शख्स जो 5 साल भारत की सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री होने का उसको एक ऑनर और एजाज़ हासिल है, वो ये कह रहे हैं कि मेरे ख्वाब में कृष्ण आए और कहा कि तुमको सत्ता मिल रही है। एक बीजेपी के राज्यसभा के एमपी लेटर लिखते हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट को कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से टिकट दिया जाए इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि कृष्ण आकर उनको ख्वाब में कहें। अरे भैया, ये लोकशाही है, जमहूरियत है। क्या ख्वाबों की आपके ख्वाब में आ गए तो फिर आप चले जाइए राजभवन को और गवर्नर साहब, मैडम गवर्नर से कह दीजिए कि हमको भगवान हमारे ख्वाब में आए थे, हमको शपथ दिला दीजिए आप। बल्कि वहाँ भी मत जाइए, आप भगवान से कह दीजिए कि हमको वो दिला दीजिए। क्या बात है, मजाक है क्या ये? भाई, आपके ख्वाबों में, बीजेपी के ख्वाबों में वो गंगा पर तैरती हुई लाशें क्यों नहीं नज़र आती? हाथरस की वो बेबस बच्ची नज़र क्यों नहीं आती? और अखिलेश यादव को अपने दौर में जो 50,000 मुसलमान बेघर हो गए मुजफ्फरनगर के कांड में, कई मसाजिद और कई ज़मीनें आज भी ऑक्यूपाइड नहीं है, उनको ख्वाब में ये नज़र नहीं आता। इनको सिर्फ ख्वाब में वो खुद नज़र आते। यानी वो उर्दू में बोलते हैं कि गुरूर और तकब्बुर में इतना डूबे हुए हैं कि उनको सिर्फ अपनी ज़ात से मतलब है, अपनी इंडिविजुअलिटी से योगी और अखिलेश को मतलब है कि बस कुछ भी हो जाओ, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, बस मैं मुख्यमंत्री। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? आपकी पॉपुलैरिटी के लिए, जनता के फायदे के लिए, जिसको आपने नहीं कर पाए। तो इससे इनकी एक माइंडसेट और इनकी नीयत का अंदाजा होता है, योगी आदित्यनाथ की और अखिलेश यादव की, कि इनकी नीयत में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता नहीं है। ये समझ रहे हैं कि बस हम ही हैं, हमको बना दो और सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है ना। ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।